हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस के हिस्ट्री के पहले चैप्टर को, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेन 4 टॉपिक, जिसमें से आपके 6 to 7 मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो हम इसमें सिर्फ 4 टॉपिक करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम उनका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर, और इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे लाइन बाय लाइन। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के अलावा कई और जगहों पे अपना कंट्रोल कर लिया था, एक तरह से कहे तो कब्जा कर लिया था। और धीरे धीरे जिस तरह के रिफॉर्म्स उसने फ्रांस में लागू किए थे, वो सारे रिफॉर्म्स उन्होंने सारे अलग अलग कंट्री में भी लाना शुरू कर दिया। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। तो ये मानना गलत नहीं होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे डेमोक्रेसी सिस्टम को बर्बाद किया, लेकिन उसने कई ऐसे अच्छे काम किए जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना पॉसिबल नहीं था। द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज द नेपोलिक कोड, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट ने चेंजेस किए थे, इसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जानते हैं, या इसे नेपोलिक कोड भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या था कि जो भी बर्थ से प्रिविलेजेस लेते थे, जैसे कि आपका क्लर्जी में, क्लर्जी का अगला जो क्लर्जी बनेगा उनका बेटा ही होता था, या राजा का बेटा राजा ही बनता था। तो बाय बर्थ जो चीज़ें थी उसको बंद करवा दी। इसके अलावा सारे लोगों के लिए कानून बराबर करवाए, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए लोगों को। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। इसके बाद इन कोड्स को बाकी जो फ्रेंच कंट्रोल के रीजन्स थे उसमें भी लागू किए गए। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम and freed peasants from serfdom and manorial dues। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इन सारे जगहों पे उनके राजकाज के तरीक़ों को चेंज किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को बहुत ही सिंपल तरीके से रखा था, साथ ही साथ फ्यूडल सिस्टम को बंद करवाया, एबॉलिश्ड करवा दिया। और वहाँ पे जो पीजेंट्स थे, जो एक तरह से कहे तो मजदूर गुलाम की तरह काम करते थे, उन्हें भी छुड़वाया, और जितने भी उनके पास ड्यूज थे, उधार थे, उनको भी माफ़ करवा दिया गया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। और टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर जो गिल्ड होते हैं, गिल्ड मीन्स यहाँ पे व्यापारी संघ जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनके ऊपर राजा के तरफ से कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, इनको भी हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो सके, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे होने से ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पीजेंट्स, आर्टिसियंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। तो इस तरह से देखने को मिला कि पीजेंट, बिजनेसमैन और बाकी सारे लोगों को नए तरीके का एक आज़ादी मिला था। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो बिजनेसमैन और जो स्मॉल स्केल के प्रोड्यूसर्स थे, उनको समझ में आने लगा कि अगर एक तरह का करेंसी होगा, एक तरह का लॉ होगा, एक तरह का वेट सिस्टम होगा,
तो इससे क्या होगा, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके बेचना या खरीदना आसान होगा, और ये हुआ भी। However, in the area conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. लेकिन इसके अलावा भी जिन जिन जगहों पे नेपोलियन ने फ्रांस के अलावा कब्जा किया था, उन जगह के लोगों में मिक्स रिएक्शन था। कुछ लोग इन्हें पसंद करते थे, कुछ पसंद नहीं करते थे। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mayence, Milan, and Warsaw, the French army were welcomed as harbingers of liberty. तो यहाँ पे जैसे ब्रुसेल्स हो गया, म्यांज, मिलान, वार्सो या हॉलैंड या स्विट्ज़रलैंड, इन जगहों पे जब फ्रेंच आर्मी गई उन पे कब्जा करने के लिए या वहाँ पे चेंजेस करने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने उसका स्वागत किया। उन्हें लगा कि उनके आज़ादी के दिन आ गए। But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. लेकिन ये जो सपना था फ्रीडम वाला, वो जल्दी ही चूर हो गया, क्योंकि इनको समझ में आने लगा कि एक तरह से ये इनके नियम कानून में कैद हो गए हैं, क्योंकि इनको कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया जा रहा था। Increased taxation, censorship, forced conscriptions into the French army required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. तो प्रॉब्लम ये हुआ कि इन जो जगहों पे कैप्चर किया गया था उन जगहों पे टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप लगा दिए गए ताकि नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ कुछ ना बोला जाए। साथ ही साथ फोर्सफुली यंग पीपल्स को फ्रेंच आर्मी के अंदर भर्ती करवाया जाता था ताकि बाकी यूरोपियन कंट्री को भी जीता जा सके। तो एक तरह से जितना नेपोलियन बोनापार्ट ने उनके अच्छे के लिए काम किया था, उससे कहीं ज़्यादा उनको नुकसान भी पहुंचाया था। और ये सब कुछ मिला करके नेपोलियन बोनापार्ट एक तरह से उनके नज़र में बुरा बन गया।